मेरे जहन में एक बात है जो उस समय मुझे पूछनी चाहिए थी, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, जब यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह, यूपीए 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी डेवलप हो रहे थे, जैसा आप कह रहे हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी की सबसे ज्यादा चर्चा जो नेशनल स्तर पे हुई थी, वो हुई थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बारे में जरा बताइए, क्या सोच करके राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ा था? क्या थी उनके लोगों की सलाह, या राहुल गांधी का अपना वो स्टैंड था, और वो करना राहुल गांधी के लिए कितना सही था? यही वो डिवाइड है, इसकी मैं बात कर रहा हूं कि राहुल की कांग्रेस और उनकी मदर की कांग्रेस, यही वो साफ डिवाइड नजर आ रहा है बिल्कुल, जो आपने सवाल पूछा है और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं था उसे। बेसिकली क्या था, राहुल गांधी के विचार हमेशा सरकार, मतलब यूपीए की सरकार, सोनिया गांधी और अहमद पटेल से अलग रहे लगभग मुद्दों पे। अब यूपीए की सरकार थी एलाइज की सरकार, उस कोalition की मजबूरी थी जो ये कर रहे थे। लेकिन आपको याद होगा जब वो कागज, वो बिल फाड़ा गया था पार्लियामेंट, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, तब उनके साथ मेरे हिसाब से अजय माकन बैठे हुए थे। ये उनकी टीम साथ में डेवलप हो रही थी। तो यही वो डिवाइड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो राहुल गांधी की छवि को, राजनीतिक छवि को, उससे बहुत, मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था। मेरा सवाल इसलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि आपको आपकी पार्टी देश के भविष्य के रूप में देख रही है, और आज भी जब कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी स्थिति है तो आपको 13 करोड़ 67 लाख वोट मिले हैं, तो कम से कम वो लोग आपसे एक उम्मीद करते हैं कि नहीं, राहुल गांधी जो है वो एक सीरियस पॉलिटिशियन है और वो ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। हालांकि राहुल गांधी का ये नेचर है, उसको उदाहरण दे देता हूं मैं। सरकार थी शायद हरियाणा में, हुड्डा साहब की, तो एक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके पास गए, कहा कि सर हमारी तो कोई सुनता ही नहीं सरकार में। तो बोले प्रोटेस्ट करो। बोले सर सरकार अपनी ही है। बोले फिर भी करो। अच्छा, कब की बात है ये किस साल? हुड्डा साहब जो मुख्यमंत्री थे पहली बार, अच्छा, 2004 से 2009, ठीक है, ये तब की बात है। तो राहुल गांधी का जो नेचर है वो ऐसा ही है, बागी टाइप आदमी है। तो जब वो अपने लोगों को ये बात कह सकते हैं कि भैया तुम प्रोटेस्ट करो, गवर्नमेंट भले ही अपनी हो, तो उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया वो। लेकिन मैं एज ए जो एक छात्र हूं पॉलिटिक्स का, जब मैं उस साहब को ऐसे देखता हूं और समझता हूं तो देखता हूं कि ये स्टेप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। बिल्कुल। अगर आप 10 साल बाद ही मुझसे बात करोगे तब भी आप मुझसे सवाल जरूर पूछोगे कि अब आपकी इस के बारे में क्या विचार है। तो कुछ चीजें मुझे लगता है वो लिखा गया इतिहास में, लेकिन राहुल गांधी क्योंकि अपने व्यवहार के ही ऐसे हैं, रुआज बदल नहीं पाए अपने आप को। कई बार ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं कि कई नेता व्यवहार में ऐसे होते हैं, लेकिन उनके सलाहकार जो उनके आसपास होते हैं ऐसे मौकों पे चौकन्ने हो जाते हैं, उनको रोक देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए। उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, अजय माकन उनके बगल में बैठे हैं, उनके सामने भारत सरकार के द्वारा किया गया एक फैसला, किया गया एक बिल हार करके फेंका जा रहा है। उस समय जो राहुल गांधी के आसपास थे सलाहकार, बाद में जब कभी आपकी चर्चा हुई होगी, क्या उन लोगों ने समझाया नहीं था राहुल गांधी को कि आगे इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? नंबर एक सवाल। और नंबर दो, क्या आज परिवार को, खासतौर पर राहुल गांधी को, ये अंदाजा है कि उससे कितना नुकसान हुआ पार्टी की छवि को, राहुल गांधी की छवि को, और खासकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि? डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि को तो हुआ ही। मैं तो सबसे महत्वपूर्ण इस बात को मानूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि को, बिल्कुल, पार्टी को या सरकार को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उस दौर में इतने ज्यादा पावर हाउस थे ना पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर। आप देखो, कोई विदेशी मेहमान आता है तो एक प्रोटोकॉल होता है कि हमारा एक मंत्री जाएगा, उसको रिसीव करेगा। बाबा रामदेव को रिसीव करने 3 लोग जा रहे थे, 3 कैबिनेट मिनिस्टर। तो सोचो कितना ज्यादा प्रॉब्लम थी। जब अन्ना हजारे बैठ गए आंदोलन पे, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा जी। जब अन्ना हजारे आंदोलन में बैठ गए तो किसी ने ये कहा कि विलासराव देशमुख को कि सर आपका तो बड़ा अच्छा संबंध है, आप जॉब में ना हो ना। तो तुम्हें किसी ने कहा है? नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। ये हाउस के अंदर होता था, और ये सांसद ने कहा वो मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं, और तुम्हें किसी ने कहा है? नहीं सर, बैठ जाओ आराम से। विलासराव देशमुख के बड़े क्लोज संबंध थे
अन्ना हजारे के साथ, कम्युनिकेशन नहीं था किसी के साथ, और सब कुछ इन्होंने होने दिया कि होने दो, चलने दो। जबकि जनार्दन द्विवेदी ने 2009 में ये कहा सोनिया गांधी को कि आप ये सेकंड टाइम गवर्नमेंट फॉर्म मत करिए, इसमें हमारी ज्यादा फजीयत होगी, लेकिन किसी ने मानी नहीं उनकी बात। क्यों कह रहे थे ऐसा? वो इसलिए कह रहे थे कि जो हालत हुई उसके बाद अगले 5 सालों में, उसमें बहुत ज्यादा अलाइज थे और कॉम्प्लिकेशंस थे, इश्यूज थे बहुत ज्यादा। तो उनकी ये सलाह थी एज ए मतलब सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी कि आप ऐसा मत करो, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई उस टाइम। मतलब वो ये कह रहे थे कि ज्यादा पार्टियां हैं तो दिक्कत होगी और सारा दिक्कत होगी, और जो 5 साल हमने चलाया है ये ठीक रहा है बिल्कुल, अगले 5 साल हम इसको ऐसे ही कैरी नहीं कर सकते। तो उन्होंने सलाह दी थी, ये दूरदर्शिता हुई। आपने एक अलग, मतलब मुझे लगता है कि जो जवाब आना था उससे अलग एक जवाब बढ़िया डोज दे दिया किस्सों का। लेकिन जो मेरा सवाल था वो ये है कि किसी ने सलाह दिया था राहुल गांधी को, उनके सलाहकार क्या कर रहे थे उस समय? अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी बगावती तेवर के थे और वो ऐसा करने का फैसला ले चुके। देखो, राहुल गांधी अगर अपनी बात से कन्विंस्ड है ना तो किसी की बात सुनते नहीं है, और उनको मनाना बहुत डिफिकल्ट काम है, ऐसा उनकी मदर को भी लगता है। क्या है कन्हैया कुमार का भविष्य कांग्रेस में? उनका डिजिटल फुटप्रिंट काफी अच्छा है। अच्छा, इसलिए एक तो उसका बड़ा कारण ये है। सचिन पायलट का भी डिजिटल फुटप्रिंट बहुत ज्यादा बड़ा है और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है डिजिटल सेक्टर में। सेम कन्हैया का है, मतलब उसमें कितना % ऊपर नीचे वो मुझे नहीं पता, बट उसका कारण ये है। दूसरा, कन्हैया कुमार राहुल गांधी से सीधी बातचीत करते हैं। अच्छा। राहुल गांधी ही उन्हें कांग्रेस पार्टी में लेके आए, राहुल गांधी ने ही उन्हें एनएसयूआई का इंचार्ज बनाया और 2 बार उनको टिकट मिल चुकी है लोकसभा से। सफल नहीं हुई, कोई बात नहीं, राजनीति है, सब चलता रहता है। तो अभी कन्हैया के पास में एज है और अभी तो राहुल गांधी को सफलता ढूंढ रहे हैं। सच्ची बात है। हाँ। भाई, गांधी परिवार में होने के बावजूद अब पिछले 10 साल से आप देख लो कि एक के बाद एक उनके हाथ विफलता लग रही है। 2017 में जब वो अध्यक्ष बने उसके बाद सिर्फ 3 स्टेट जीत पाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। वो उनकी लीडरशिप में ऐड होता है। उसके बाद से आप देख लो, इतनी बड़ी यात्रा निकाल दी, मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और इसको मैं ये कहूँगा कि ये बात सही है कि राहुल गांधी पैदा हुए सिल्वर स्पून के साथ, गांधी फैमिली में पैदा हुए। उनकी मदर पीएम नहीं बनी, उनके फादर पीएम थे, उनकी दादी पीएम थी, उनके नाना पीएम थे, है ना। तो इतने बड़े परिवार से होने के बावजूद इतना लंबा संघर्ष जो वो कर रहे हैं और उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही। तो अभी हमें पहले राहुल गांधी की बात करनी चाहिए, कन्हैया पे हम उसके बाद बात करेंगे। एक एपिसोड पहले राहुल गांधी पे करेंगे कल। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पार्टी की तरफ देखता हूँ और जब मैं संघर्ष की तरफ देखता हूँ तो मुझे राहुल गांधी का संघर्ष ज्यादा लंबा दिखाई दे रहा है। अच्छा। जो पिछले जो साल बीत गए और जो आने वाले साल हैं। लेकिन इसको लेकर के सहानुभूति नहीं होनी चाहिए राहुल गांधी से, वो तो उनकी वजह से है ना। नहीं, मैंने कहा सहानुभूति नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि नहीं, इसके लिए तो राहुल गांधी को ही क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। ये देश की जो राजनीति है, हमारे देश की राजनीति, उसको सहानुभूति पे चलती है। आप 2014 याद करिए, एक गरीब माँ का बेटा आया था जिसकी माँ बर्तन साफ करती थी, सहानुभूति थी वो। मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ सटायर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ डेवलपमेंट का भी वो जुड़ा हुआ था, गुजरात में विकास का भी एक सेकेंडरी। जब हम नैरेटिव सेट करते हैं किसी भी नेता को लेकर, आप करोगे जो भी आजकल ये बड़े बड़े कंपनियां आ गई हैं इस काम के लिए, पीआर कंपनियां और तमाम इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनियां। लेकिन जब जो बेसिक बात थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बेची और वो एक गरीब माँ का बेटा है। सेंटिमेंट था वो, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था और वो आज तक भी चलता आ रहा है, आज भी वो खत्म नहीं हुआ है। तो जिस दिन राहुल गांधी के साथ ये सेंटिमेंट जुड़ जाएगा किसी भी रूप में, कि वो मेहनत कर रहे हैं या वो जो भी कर रहे हैं, उनको सफलता मिल जाएगी। हिंदुस्तान में इमोशन बहुत जरूरी है। जिस दिन जनता ने आपको मान लिया कि बेचारा ये इसके साथ ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, उस दिन आपका बेड़ा पार है। एक नेता जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिमांड आई वो सचिन पायलट। सचिन पायलट पे बात क्या डिमांड आई? सचिन पायलट पे बात करिए आप लोग, सचिन पायलट पे स्पेशल शो करिए। तो हमने सोचा कि इस बार कर ही लेते हैं।
है ना। इस बार पूरा हम लोग आधे घंटे सचिन पायलट जी के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल ये सब, हाँ जी शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आता है जब मैं पायलट साहब का जिक्र सुनता हूँ और समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट का क्या भविष्य है। मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस पार्टी में ही है। आपका सवाल आएगा ये कैसे, एक्सप्लेन करो। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था कि कभी थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। बीच में सचिन पायलट ने यात्रा निकाली थी, लगभग वो यात्रा थी 25 किलोमीटर की, और उस दौरान बड़ी चर्चा हुई कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ देंगे और काफ़ी चीज़ें हुई। तो उस दौरान एक चर्चा और हुई कि सचिन पायलट क्या बीजेपी जाके मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। और बाकी जितने पद हैं उन सब पे वो रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री वो रह चुके हैं, सांसद वो रह चुके हैं, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष वो रह चुके हैं, विधायक हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं प्रदेश में, राजस्थान में। तो उनके लिए एक ही पद बचा हुआ था, वो था मुख्यमंत्री का। अब अगर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में रह के ही सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरा राजनीतिक एनालिसिस है जो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत राजनीति को, कि सचिन पायलट को बीजेपी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाती और ना बनाएगी, क्योंकि जो बीजेपी का स्टाइल है फंक्शनिंग का, जैसे वो चूज करते हैं मुख्यमंत्री को, वो बहुत डिफरेंट है। क्या स्टाइल है? भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक, भरतपुर से टिकट मांग रहे थे, जयपुर से टिकट थी और वो मुख्यमंत्री बना दिए। मनोहर लाल खट्टर पहली बार के विधायक, 2014 मुख्यमंत्री। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़, अब नैब सिंह सैनी। नैब सिंह सैनी का टोटल कैरियर 2014 में पहली बार विधायक बने थे, 10 साल का है और वो मुख्यमंत्री है आज। आप कह रहे हैं फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर को ज्यादा नहीं, भारी भरकम नेता को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाती। उनसे एक ही गलती हुई है उत्तर प्रदेश में, योगी जी। गलती हुई आप कह रहे हैं? हाँ, उनको इस बात का एहसास भी है। उसके बाद ही इन्होंने कमजोर लोगों को मुख्यमंत्री बनाना शुरू किया है, उठा के देख लो आप। लेकिन इन नेताओं को कमजोर कहना सही है पॉलिटिकली तौर पे? कमजोर इन सेंस में, कमजोर आप कह भी नहीं रहे। कमजोर मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वो फिजिकली कमजोर है या वैसे कमजोर है, पॉलिटिकली कमजोर इसलिए है क्योंकि इनको बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप अपने हिसाब से चलाती है। उनके फेवरेट अफसर वहां जाते हैं, सब कुछ सारे बड़े फैसले वही लेते हैं। यानी आपका एक मुख्यमंत्री बैठा है, जब आप उसको कहोगे रिजाइन कर दो, रिजाइन कर देगा वो। ये वैसा मामला है। जब बदलने का अब मनोहर लाल खट्टर को 9.5 साल में हटाया ना, कुछ हुआ नहीं। अब आप हटा के देखो, योगी जी को हटाने की तैयारी थी, किताब में खुलासा है उसका, नहीं कह पाए, सेंट्रल लीडरशिप नहीं कह पाया कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग अभी पायलट साहब पे लौट के आते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सचिन पायलट, मुझे लगता है सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस पार्टी में ही है, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस से बाहर जाके जो उनका एक सपना है, जो हर किसी नेता का होता है, सीएम बनने का, पीएम बनने का, ठीक है, तो वो उनका मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही पूरा हो सकता है। अब मेरा सवाल यहाँ ये है कि कुछ साल पहले तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी यही कहा जा रहा था, मैं दोनों नेताओं में तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, सांसद रह चुके थे, लेकिन सीएम बने, सीएम मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, तो मंत्री बने ना, लेकिन वो नहीं बनना उनको। अच्छा, पायलट साहब को मंत्री नहीं बनना, ये वो तो वो रह चुके हैं। सचिन पायलट की जो निशाना है ना, वो मछली की आंख पे है, और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी है। वो सब तो सचिन पायलट रह चुके हैं सब पदों, मैंने गिनवाया ना आपको, कोई कुछ नहीं बचा हुआ। अब पता दिक्कत क्या कांग्रेस पार्टी के साथ? जी जी जी, जो बहुत गंभीर चिंतन है। 24 चल रहा है, चला ही गया 24। खड़गे जी का कार्यकाल 2027 तक है, तब आपको एक नया अध्यक्ष चुनना पड़ेगा, जिसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी 2026 में, इलेक्शन प्रोसेस है। तब किसको आप अध्यक्ष बनाओगे? क्या राहुल गांधी एलओपी रहते हुए अध्यक्ष बनेंगे? नंबर 1। 2 पद एक साथ वाली बात आ नहीं, वो तो खड़गे जी के पास ही है, एज इट इज है। हाँ, ठीक है। ये जो रूल्स वाली चीजें होती है ना, ये आपकी मेरे लिए होती है, उनके लिए नहीं होती। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर वो कहें कि नहीं मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, जिसकी ज्यादा संभावना लगती है मुझे कि ये बात कह सकते हैं कि मुझे नहीं बनना, फिर कौन? कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो ये आने वाला है। अगर मान लो कि 27 में राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 29 का चुनाव भी उन्हीं की लीडरशिप में होगा, है ना।
तो बहुत सारे इफ एंड बट लगे हुए हैं। मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी का संकट ये नहीं है आदेश जी कि या तो पार्टी अपना अध्यक्ष गांधी परिवार में से ही खोजती है, या गांधी परिवार से बाहर का कोई जब बनने की बात होगी या बनेगा तो उसको वो खुली छूट नहीं मिलेगी, जिसका जिक्र आप मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कर रहे हैं। तो ये एक मुख्य चुनौती नहीं है क्या? मैं वही तो कह रहा हूं, चुनौती ये है कि अब आपके पास खड़गे जी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष या पार्टी सौंप सको। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अब गांधीज में भी तीनों लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। हालांकि सोनिया गांधी तो रिटायरमेंट की तरफ है, वो राज्यसभा में है और एक्टिव पॉलिटिक्स में अब मतलब किससे मिलती भी नहीं है। अच्छा। अब बचे बहन और भाई। अब या तो राहुल गांधी वापस अध्यक्ष बने 27 में और कहे कि मैं ही लीड करूंगा पार्टी को, या वो जो कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, जो उनको महात्मा गांधी बनना है और देश की आवाज बनना है या लोगों की बात सुननी है, आवाज उठानी है, ठीक है, आप वो करते रहो और प्रियंका गांधी को पार्टी सौंप दो। यही आपका तो ऑप्शन है। तो ये अगले 2-3 साल जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है पार्टी के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी जो सांसद बनी है ना, उनको बनाया परिस्थितियों ने। मैंने आपको पहले भी कही थी बात। तो अब ये परिस्थितियां कहां जा रही है ना पार्टी के भीतर, ये बड़ा डिफिकल्ट है। आपके हिसाब से तो हो सकता है कि परिस्थितियों की वजह से प्रियंका गांधी को अध्यक्ष, नहीं मेरे हिसाब से नहीं। राजनीति में 3 साल का प्रेडिक्शन नहीं होता। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हर रोज चेंज होती है, हर रोज मतलब हर रोज। आप देखो, जिस कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को 240 पे रोक दिया अपने अलायंस के साथ मिलके, उनकी सीटें आई 99, जिनका ग्राफ पूरा हाई था। 6 महीने बाद ये 2 राज्यों के चुनाव हारे और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जो राजनीतिक छवि है वो बहुत तेजी से नीचे आ रही है और आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, एक तो आ रही है, आती हुई दिख रही है, महसूस हो रही है आपको। ये बड़ी बात है। तो इसलिए 3 साल की राजनीति कहां जाएगी, कैसे होगा, मैं कैसे बताऊं। इसलिए प्रेडिक्शन करना नहीं चाहता 3 साल का। बट जो परिस्थितियां हैं, जो डेवलप हो रही हैं, जो आपके सामने चैलेंजेस हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। वफादारी जब आप कह रहे हैं तो एक नाम, हालांकि वफादारी से जुड़ता हुआ नाम नहीं है, लेकिन एक नाम प्रशांत किशोर अभी बहुत चर्चा में है। बिहार में वो खुद पदयात्रा कर रहे हैं, पार्टी बनाने वाले हैं, कांग्रेस में थे, कुछ दिनों के लिए कांग्रेस के साथ आए थे। कांग्रेस को लेकर के उनके बड़े दावे रहते हैं। हमेशा जब भी मौका आता है मीडिया उनसे राहुल गांधी से जुड़े हुआ सवाल पूछती है और वो जवाब देते हैं। इस बार तो फेल हो गए वो 2024 के चुनाव में। तो वो तो 300 प्लस सीट दे रहे थे मोदी जी को। मेरी एक बात समझ नहीं आती, जब तक वो सेफोलॉजिस्ट थे, पार्टीज के लिए काम करते थे। सेफोलॉजिस्ट तो थे ही नहीं, वो तो नहीं, कंपनी थी उनकी। हाँ। कितने का पैकेज था पता है? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, बताइए तो। के इतने बड़े बड़े पैकेजेस थे एक चुनाव लड़ाने के। हाँ। अब तो वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी हो गई है, पता नहीं इतना अननेसेसरी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं उनको। प्रेडिक्शन की ना इस बार, फेल हो गए। अब वो एक राजनेता है, तो आप उनको वैसे ट्रीट करो। हाँ, एक राजनेता के तौर पे ट्रीट किया जाए। अब पॉलिटिकल पार्टी बना ली आपने, आप बनाने जा रहे हैं। हाँ। आप बिहार का भविष्य बदलने चले हो। अच्छा है, करो। एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया काम है, करके दिखाओ। अभी तक आप ये दावे करते थे कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। वो क्यों गए थे कांग्रेस पार्टी के पास? क्या था रोड मैप? वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने मांगा, वो ऐसी चीज थी कि राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरे पास भी नहीं है आज की डेट में। क्या मांग लिया ऐसा? वो ये चाहते थे कि राहुल गांधी वापस कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं थे। 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। प्रशांत किशोर चाहते थे कि वो वापस अध्यक्ष बने और सेकंड जो पोस्ट हो वो मेरे पास हो और बाकी पार्टी जो है वो मुझे रिपोर्ट करे, मेरे हिसाब से काम करें। अच्छा। तब मैं कांग्रेस पार्टी को खड़ा करूंगा, राहुल गांधी को पीएम बनाऊंगा। अब आप बताओ, उदाहरण देता हूं आपको, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता विपक्ष हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं इंटरनल्स जो राहुल गांधी चाहते हैं और नहीं हो पाती। कांग्रेस हरियाणा का गठबंधन ही मान लीजिए। बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जो है ना बहुत डिफरेंट पार्टी है, बहुत ही डिफरेंट पार्टी है। यहाँ कोई कैसे कैसे लॉजिक देके बात समझाई जाती है ना, आप समझ नहीं सकते। एक उदाहरण देता हूं जी।
कहा कि ये 2-3 एमएलए के खिलाफ जो है ना वो ईडी के केसेस हैं, इनके टिकट नहीं होनी चाहिए। किसने कहा था? किसी ने कहा? प्रशांत किशोर ने? नहीं, अच्छा अभी अच्छा, हरियाणा अभी की बात अभी है। की बात अच्छा, कर रहा हूँ। हरियाणा में। प्रशांत की बात तो खत्म हो अच्छा, चुकी मुझे है। लगा कि उस समय की वो बात अभी है। एक राजनेता हैं, हाँ। कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे, राहुल गांधी के बाद सबसे बड़ी पद चाहते थे, वो उनको कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती थी, तो इसने उनको थैंक यू कर दिया। अगला सवाल मेरा ये है कि प्रियंका गांधी राजनीति में आए, इस बात को लेकर के बहुत लंबे समय से हम देखते रहे कि एक चुनाव हुआ यूपी का, कांग्रेस हारी और पोस्टर लगते थे, दीदी आएंगी, कभी इंदिरा गांधी से तुलना, कभी कुछ ऐसे पोस्टर होते थे। अभी इतने लंबे समय बाद परिवार ने डिसाइड किया, जैसा आप कहते हैं बातचीत में कि परिवार का फैसला है, तो मैं भी परिवार कह रहा हूँ। ये क्यों हुआ? इतना समय क्यों लगा? अगर प्रियंका गांधी को आना था तो इसके पहले भी समय था। देखिए, तीनों लोग इकट्ठे संसद में आए, थोड़ा सा मुझे लगता है उस बात से परिवार बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस चुनाव के बाद और राहुल गांधी की 2 सीटें जीतने के बाद परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि इनके पास रास्ता नहीं बचा। अब अगर वायनाड को राहुल गांधी छोड़ दें और किसी कार्यकर्ता को वहां से लड़वा दें, जीत तो भी जाएगा। लेकिन मैसेज ये जाएगा कि वायनाड की जनता ने 2019 में राहुल गांधी का सबसे बुरा समय था राजनीतिक रूप से, तब उनको जिताया, तब वो अमेठी हार गए, उनको संसद में भेजा। अब राहुल गांधी वापस रायबरेली से जीत गए यूपी से, अब उन्होंने वहां के लोगों को छोड़ दिया। तो राहुल गांधी का ये इमोशनल डिसीजन था, अपनी बहन को पॉलिटिक्स में लाना, मजबूरी हो गई थी, राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि इनके पास रास्ता नहीं बचा था। तो कल को अगर ऐसी कोई राजनीतिक परिस्थिति दूसरी बनेगी तो रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव लड़ेंगे? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मतलब परिवार का ही कोई लड़ेगा? अगर इसी से विरासत संभली रह सकती है तो? नहीं, वो तो दावा भी कर चुके थे कि हम लड़ेंगे चुनाव। नहीं, वो तो दावा कई सालों से कर रहे हैं, उनका नंबर आ नहीं रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा है? कहाँ कर जा रही है बात? छोड़ो यार ये चीजें वो राजनीति में तो है नहीं रॉबर्ट वाड्रा, ठीक है? आने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। जिस दिन आ जाएंगे मैं उन पर कमेंट करूंगा। अच्छा, अभी नहीं करेंगे? जब कोई आदमी पॉलिटिक्स में है ही नहीं है, वो बिजनेसमैन है, जब वो पॉलिटिक्स में आएंगे और उनकी वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या उनकी स्थिति बनेगी, राज्यसभा जाएंगे, लोकसभा लड़ेंगे, जो भी बनेगी, तब मैं उसको बोलूंगा। मैं उन पर इसलिए नहीं बोलता हूँ कि वो पॉलिटिक्स में है ही नहीं और वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के मतलब महिला के पति हैं और वो बिजनेसमैन है, मैं उनको लेकर कमेंट करूँ। मैं हालांकि उनको बड़ा शौक है मीडिया में आने का, वो हर तीसरे दिन इंटरव्यू दे देते हैं, ठीक है ना? मैं उसके बावजूद भी कभी, आज मैं पहली बार उन पे कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने आज तक रॉबर्ट वाड्रा पे कमेंट नहीं किया। चलिए, मैं आपकी दुविधा को और भी बढ़ाऊंगा। दुविधा नहीं है ये। हाँ, मैं क्यों कमेंट करूं? तुम पहले आओ तो पॉलिटिक्स में। देखिए, मेरा सवाल ये आप नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि आप पहले कांग्रेस पार्टी की 5 रुपए की मेंबरशिप लो फिर मैं आपको बोलूंगा। अच्छा, चलिए, ये एक बात हो सकती है। एक आखिरी सवाल प्रियंका गांधी पे, वो ये है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों अब संसद में होंगे। मैं एक टीवी चैनल पे आपको सुन रहा था, जिसमें आप ये कह रहे थे कि उनकी राजनीति में आने से राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो एक लॉबी है, तो कुछ नाम भी आप ले रहे थे, उनमें एक तरीके की खलबली है। क्यों ऐसी खलबली? खलबली नहीं है। अब मैं इसके देख रहा था कि भाई इसके क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। राहुल गांधी के सबसे नजदीकी व्यक्ति कौन है? केसी वेणुगोपाल। अब वेणुगोपाल इंडिया अलायंस के सब नेताओं से बात करते हैं, पार्लियामेंट की जो स्ट्रैटेजी होती है वो भी करनी पड़ती है, वो सब कोऑर्डिनेट करते हैं। राहुल गांधी थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं इन चीज़ों से, तो उनका एक नुमाइंदगी करते हैं वेणुगोपाल। अब क्योंकि राहुल गांधी के लिए सारे जो पर्दे के पीछे काम है प्रियंका करती हैं। जब प्रियंका खुद संसद में होंगी तो अखिलेश यादव भी चाहेंगे कि मैं डायरेक्टली बात प्रियंका से कर लूँ, ठीक है? डीएमके के लोग चाहेंगे हम प्रियंका से बात करें इंस्टेड ऑफ वेणुगोपाल। लेफ्ट के लोग जो केरल के हैं वो चाहेंगे हम इससे की बात करें, हम तो प्रियंका गांधी से बात करेंगे। तो डायरेक्ट गांधीज से जुड़ना चाहेंगे लोग, ठीक है ना? तो मुझे लगता है इससे केसी वेणुगोपाल की पावर कर्टेल होगी। वो उनकी जो आज जो वो मतलब पूरी पार्टी के मालिक बने हुए हैं, थोड़ा उसमें फर्क आएगा। अच्छा। और प्रियंका गांधी भी चाहेंगी ऐसा कि मैं भी अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाऊं। लेकिन प्रियंका गांधी तो भले चुनाव अब लड़ रही है, लेकिन वो पहले से थी, तो मतलब वो तो परिवार का हिस्सा है। अगर उन तक पहले भी कोई पहुंचना चाहता तो कौन रोक लेता, और वेणुगोपाल कैसे रोक लेते? नहीं, पहुंचना चाहे तब ना, जब अवेलेबल ही नहीं है। अब तो आप पब्लिक लाइफ में आ गए हो ना ऑफिशियली। अभी तो आप वो काम कर रहे हो जो आपको करना है। अब आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपको लोग मिलेंगे पार्लियामेंट के अंदर, आपको कहेंगे कि हमारी ये समस्या है, आपके लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, हमारे साथ सीट शेयरिंग नहीं हो रही है, हमारे साथ ज्वाइंट कैंपेन नहीं हो रहा है, हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा है, हमारी इज्जत नहीं हो रही है। 10 चीजें होती है ना। तो वो जब चीजें होंगी तो उससे मुझे लगता है कि वेणुगोपाल की पावर्स में
फर्क आएगा। हालांकि वो जीएसओ हैं, पीएसी के चेयरमैन हैं, ठीक है, उनको काफी कुछ दे रखा है पार्टी ने, सॉरी राहुल गांधी ने, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से जो सबसे ज्यादा नुकसान किसी बंदे का होगा तो वो जीएसओ का है। अच्छा, मुझे ये मेरी राजनीतिक समझ कहती है। अपने आप, अब आपका अपना आकलन है। अच्छा, अभी बातचीत में आपने कहा कि पहले कहा कि काफी कुछ दे रखा है पार्टी ने, फिर आपने कहा सॉरी राहुल गांधी ने। मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ कि पार्टी ने किसी को कुछ दिया और राहुल गांधी ने किसी को कुछ दिया, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी को दिया, ये क्या फर्क होता है दोनों में? दोनों का स्टेटस अलग होता होगा। पार्टी किसी नेता में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, सालों साल लगते हैं, उसको जनरल सेक्रेटरी बनाती है, उसको जहाज से भेजती है, फिर वो प्राइवेट प्लेन से जाता है, फिर वो कहता है कि ऑब्जर्वर भेजो, फिर सरकार बनाता है, फिर मुख्यमंत्री बनाता है, ठीक है। तो 30-40 साल लग के कोई गुलाम नबी आज़ाद बनता है, कोई अहमद पटेल बनता है, कोई विलास राव देशमुख बनता है, कोई भूपेंद्र हुड्डा बनता है। तो भाई ये पार्टी की इन्वेस्टमेंट होती है, ये तो ही पार्टी की बात है। ठीक है। अब आपने कहा कि राहुल गांधी ने सारी पावर्स पार्टी की ये रखी है वेणुगोपाल को, जबकि एक वक्त था कि राहुल गांधी इसी बात से परेशान थे। मैंने पहले बताया था आपके कार्यक्रम में कि एक आदमी के पास सारी पावर नहीं होनी। जब सोनिया गांधी देख रही थी, जब सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल, तो ये फर्क है पार्टी का और राहुल गांधी का। अच्छा, देर सवेर क्या होता है ये समझते नहीं है कि ये चीजें बदलती रहती हैं। आज वेणुगोपाल को लग रहा है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैंने पिछले 17 साल में यहाँ इतने जनरल सेक्रेटरीज को आते जाते देखा है ना, टेम्परेरी फेस होते हैं ये, बट कई लोग अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं, कोई भगवान नहीं है। हरियाणा में क्या होगा, क्या सोच रहा है हाईकमांड? हाईकमांड ये सोच रहा है कि कैसे उसको बैलेंस करना है। देखिए यहाँ ना दिक्कत है किसी वेणुगोपाल की, उनकी जवाबदेही है। राहुल गांधी को उनको बताना पड़ेगा कि हम क्यों आ रहे हैं, और वो काफी बैकफुट पे है इसमें। अब क्या होगा जो मुझे लगता है, अब क्योंकि विधायक ज्यादा हुड्डा के पास है, तो ये हुड्डा कैंप के एक विधायक को बनाएंगे विधायक दल का नेता। अच्छा, और प्रदेश अध्यक्ष ये क्या करेंगे, देंगे एंटी कैंप का। लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूं, अच्छा, जो मेरी समझ कहती है, ये गैर जाट को बनाएंगे सीएलपी का नेता विधायक को, और जाट को बनाएंगे अध्यक्ष। ठीक है, क्योंकि जाट लगभग 20-22% है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको वोट दे रहा है। जैसे आपने उसको छोड़ा, वो जेजेपी की तरफ जाएगा, वो इनेलो की तरफ जाएगा, और फिर कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं बचेगा, ना गैर जाट बचेगा, वो बीजेपी ले गई, जाट ये ले जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? सही बात, टंडन गोपाल। तो अब इनको बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं ये देखूं कि एंटी हुड्डा कैंप में जाट कौन है, ये की तो है कौन, हुड्डा साहब, रणदीप सिंह सुरजेवाला। अच्छा, एंटी जाट। हाँ, और ये सूट करता है वेणुगोपाल को। हाँ, कैसे? क्योंकि वो कर्नाटका के महासचिव इंचार्ज हैं, उनको वहां से हटा देंगे, और राहुल गांधी को क्या बोलेंगे, देखिए मैंने क्या किया, हुड्डा के एंटी कैंप से हरियाणा का अध्यक्ष बना दिया। देखो एक तरह से कितने शिकार हो रहे हैं। सही बात है, ऐसी होती है पॉलिटिक्स। दिलचस्प मुझे तो इनको समझने के लिए कई बार दिमाग फट जाता है। हाँ, सही में कई बार लगता है कि मतलब कितना घुमावदार होता है और कितनी सारी चीजें, और इन लोगों को डिकोड करना पड़ता है। हाँ, मुश्किल काम तो है। और कुछ हमारे बिरादरी के लोग ऐसे हैं, इनको राय देते हैं। क्या कहते हैं? राय देते हैं नेताओं को, और मैं क्या करिए क्या ना करिए। हाँ, मैं कहता हूँ ये इतने लाख लोगों को वो बना के, जो मैं कहना नहीं चाहता, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इनको राय दे रहे हो। एक नेता जो होता है ना, वो ऐसे नहीं बनता जी, बहुत समय लगता है। आपने पहले विस्तार से एपिसोड में बनाया और बताया हुआ कि नेता कैसे बनते हैं, कितने लाखों को करके। पहला हफ्ता संसद की शीतकालीन सत्र का पहला हफ्ता हमने देखा कि वो अडानी मामले की भेंट चढ़ गया। विपक्ष उस पर चर्चा की मांग करता रहा और सरकार की तरफ से उस पर बिल्कुल कोई मांग मानी नहीं गई और पूरा हफ्ता बर्बाद हो गया। दूसरे हफ्ते में ऐसा लगा कि मुलाकातों का दौर चला, जैसा आपने कहा था, और एक सहमति बनी, अंदर संसद की कार्यवाही भी चल रही है, बाहर विपक्ष के लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अडानी और संबल के मुद्दे, दो बड़े मुद्दे, कांग्रेस पार्टी बीच में फंसी हुई लग रही है,
कभी वो संबल मुद्दा टैकल करना चाहती है, कभी वो अडानी पे रार करना चाहती है, मामला क्या? नहीं, बीच में नहीं, देखिए दो अलग अलग चीजें हैं ये। अडानी का मुद्दा हमेशा से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए नैरेटिव का मुद्दा रहा है। नैरेटिव किस बात का? कि अडानी और प्रधानमंत्री मोदी की घनिष्ठ मित्रता है और उनको जितने भी फायदे मिलते हैं वो इसी कारण से मिलते हैं। तो राहुल गांधी इस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं कि देखिए भले ही प्रधानमंत्री के नाम पे कुछ ना हो, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं अडानी को वो सब इन्हीं के लिए मिलते हैं और इन दोनों की आपस में साठगांठ है। ये वो परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं देश की जनता के बीच में, क्योंकि उनका ये मानना है कि अडानी से वोट नहीं मिलेगा, लेकिन जब परसेप्शन क्रिएट करने में उससे आपको काफी मदद मिलेगी। अब आया संभल का मुद्दा। संभल में जो भी घटना घटी, सांप्रदायिक घटना हुई है, उसमें समाजवादी पार्टी डिस्कस कर रही है संसद के अंदर। अखिलेश ने खड़े होकर बयान दिया, रामगोपाल यादव का स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट में तो स्टेटमेंट नहीं देते कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी संभल जा रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों को समझें तो मुझे समझ में ये आता है कि इंडिया अलायंस का पार्टनर अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव को ये अच्छे से पता है कि जब भी अखिलेश की पॉपुलैरिटी या वोट घटेगी तभी कांग्रेस की बढ़ेगी। ठीक है, सही बात, ये बात दोनों को पता है, लेकिन फिर भी साथ है क्योंकि मजबूरी है। साथ है कि नहीं वो आगे सवाल आएगा, लेकिन मैं अभी एक चीज बस करेक्ट कर दूं बोलते हुए, फ्लो साथ है का इसलिए कह रहा हूं कि इकट्ठे चुनाव लड़े लोकसभा का और कम से कम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सफलता मिली, ये मेरा मतलब साथ है। अब आप अपनी बात कीजिए। हाँ, नहीं, बोलते हुए फ्लो में आप बोल गए कि संभल में सांप्रदायिक घटना हुई है। सांप्रदायिक नहीं है, वहां मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ, भीड़ जुटी, भीड़ ने पुलिस पे पथराव किया और पुलिस की फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई है। तो ये घटना हुई है, बस इसको एक मुझे ऐसा लगा कि इसमें, क्योंकि मैंने इसलिए सबका इस्तेमाल किया कि एक बार फिर से वही तनाव पैदा हुआ। हाँ, मतलब इस बार प्रशासन और एक पक्ष के बीच में है, लेकिन वो समुदाय आमने सामने लेकिन नहीं है, उसको देखा वैसे ही जा रहा है। ठीक है, उसी एंगल से राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं, राजनीतिक पार्टियां ऐसे देख रही हैं, ऐसे ही देख रही हैं। ये एक इंटरेस्टिंग। देखिए मैं आपको बताता हूँ कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। कांग्रेस पार्टी को ये लगा, इनको ये पता था कि 10 तारीख तक आप वहां पे जा नहीं सकते, परमिशन को मिली नहीं। आप एलओपी हैं, आपने अपने सांसद लिए उत्तर प्रदेश के और प्रियंका गांधी साथ में गई। इनको अच्छे से पता था कि इनको गाजीपुर बॉर्डर पे रोका जाएगा। अच्छा, बेसिकली क्या है ये पॉलिटिक्स कौन सी है? ये पॉलिटिक्स है एक मैसेज की पॉलिटिक्स जो राहुल गांधी करते आ रहे हैं। दरअसल हुआ क्या, राहुल गांधी के ऊपर ना काफी दबाव था उनकी वर्किंग कमेटी का और बाकी लोगों का कि आप सिर्फ माइनॉरिटीज की बात मत करिए, आप सिर्फ मुसलमानों की बात मत करिए, आपको सबकी बात करनी चाहिए। और अब ये देश जो है ना, ये देश बदल चुका है। अब ये कोई सेकुलर कंट्री नहीं बचा है, अब इसका झुकाव राइट विंग की तरफ हो चुका है। ये बात चिदम्बरम बोल चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को एनजीओ तो है नहीं, तो हमें भी अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही राजनीति करनी चाहिए। तो राहुल गांधी को जब ये कहा गया कि आप वापस कांग्रेस अध्यक्ष बनो, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आप लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ धर्म के हिसाब से बात करूं, वोट के हिसाब से बात करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी भी आवाज दबाई जा रही है, जो भी कम्युनिटी है, कोई भी धर्म है, उससे जुड़ा कोई व्यक्ति है, वो अगर परेशान है, वो अगर दिक्कत में है, तो मैं उसकी आवाज उठाऊंगा। तो राहुल गांधी उस वर्किंग कमेटी की उस बात को मानने के लिए राजी नहीं हुए और इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ये पिछला अध्यक्ष पद जब 19 में उन्होंने रिजाइन किया था, उसके बाद उन्होंने ये बात कही थी, तो उनको कहा गया कि आप दोबारा अध्यक्ष बन जाइए। बोला आप चाहते हैं कि मैं सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करूं, सिलेक्टिव धर्म की करूं, सिलेक्टिव कम्युनिटी की करूं, बोला वो संभव नहीं है। हालांकि 5 साल के बाद राहुल गांधी जाति की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक दौर था कांग्रेस में जब कहते थे कि जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा गांधी की बात पे, है ना, कुछ ऐसा नारा था। हाँ। लेकिन राजनीति है, बदलती रहती है। वो एक दौर था, ये एक नया दौर है। दो बातें आपकी बातों से निकली हैं। मैं अपने अगले सवाल पे आऊं उसके पहले जो आपने एक बात कही कि राहुल गांधी पे उनकी वर्किंग कमेटी का ये आरोप था और कांग्रेस पार्टी आरोप नहीं था, मतलब वो चर्चा थी और वो चाह रहे थे कि राहुल गांधी ऐसी पॉलिटिक्स करे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब राहुल गांधी क्या इस बात से कन्विंस्ड हैं कि इस देश में, जैसे उनकी ही पार्टी के नेता कह रहे थे कि बदल चुका है मामला और उनको अपनी राजनीति बदलनी पड़ेगी, या राहुल गांधी अपने हिसाब से ही अपनी राजनीति चलाने पे अभी भी जोर दे रहे हैं? नहीं, देखिए
एक पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से उनको ये पता है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक, जो कि एक बड़ा वोट बैंक है देश का, वो आपकी तरफ देख रहा है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। पहली बात, आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि आप, ताकि आपको जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरी जाति के लोग हैं, वो भी आपको वोट दें। तो ये जो रास्ता निकला है कास्ट सेंसस का, SC ST OBC की बात जो राहुल गांधी करते हैं, वो उसके बीच का रास्ता है। उनको समझाया शरद यादव और सीताराम येचुरी ने, जो दुनिया में नहीं है आज, कि धर्म की जो काट है वो जाती है। तो राहुल गांधी उधर एड्रेस करते हैं अपने माइनॉरिटी वोटर्स को, लेकिन साथ साथ कास्ट को भी साथ लेके चलना शुरू कर दिया। हाँ, मैं कहूंगा अब तो लगभग 1-1.5 साल हो गया जी। हाँ, और उसका उनको फायदा ही मिला है लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे मुझे लगता है कि एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव में वो चीज नहीं निकल पाई, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि ये नैरेटिव जो है वो कैरी करेगा, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव का मुद्दा अलग होता है, विधानसभा चुनाव का मुद्दा अलग होता है, सरपंची के चुनाव का मुद्दा अलग होता है। हर चुनाव डिफरेंट होता है। जितना छोटा चुनाव होता है उतना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको मैन टू मैन मार्किंग करनी पड़ती है। तो अब क्योंकि ये लोग समझ नहीं पाए कि हमें लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़ने चाहिए थे, महाराष्ट्र के क्या इशू थे, हरियाणा के क्या इशू थे। जैसा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था कर्नाटका में, इन्होंने बिल्कुल कर्नाटका के अंदर जो रीजन थे ना, उनके हिसाब से चुनाव लड़ा था, वहां सफल हुए। लेकिन अब ये इन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट को नजर में रखते हुए कि हमने हमारे क्या इश्यूज वहां पे थे, संविधान का मुद्दा था, का सेंसस था, उसी को कैरी किया हरियाणा महाराष्ट्र में, तो हार गए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी मौजूदा समय में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। एक दौर था अभी पीछे ही, जब यूपीए की सरकार थी 10 साल तक, तो मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो रोल अदा कर रही थी। क्या आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अब तो सरकार में भी उसको लगातार जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में होती है और वो जिस तरीके से जनता के मुद्दे उठाती है, जैसे आज भी स्मृति ईरानी की आलोचना कई बार होती है ना, वो गैस सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन करने के लिए, और रविशंकर प्रसाद उनका प्याज का माला पहन करके प्रदर्शन करने के लिए होती है ना, वो तस्वीर लोग शेयर करते हैं। लेकिन कितने एग्रेसिव होकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दे उठाती थी जो वो विपक्ष में रहती है। कांग्रेस पार्टी से को देख करके कई बार ये लगता है कि ये वो मुद्दे उठाते हैं जो इनके नेताओं को समझ आते हैं, जनता के मुद्दे पे ऐसा बड़ा प्रदर्शन नहीं होता। जैसे अडानी का मामला, क्या आपको लगता है कि एक जनसाधारण को इस मुद्दे से बहुत फर्क पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी तक ये मैसेज है? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही, उनको पता है इस बात के बारे में कि अडानी का मुद्दा वोटर के लिए नहीं है, आम जनता के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए? परसेप्शन के लिए है। तो उस परसेप्शन के लिए है कि लोग इस बात को माने कि अडानी को जितना फायदा हो रहा है वो प्रधानमंत्री की मर्जी से हो रहा है और उनसे उनकी मित्रता है। परसेप्शन देखिए, मनमोहन सिंह सरकार में चोरी हुई, कोयले में हुई, 2G में हुई, बाद में कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया इसको कोई नहीं जानता, नहीं जानता, लेकिन परसेप्शन है। बन गया था, वो बन गया था ना। मोदी जी विकास पुरुष हैं, परसेप्शन है। कितना विकास हुआ पब्लिक को नहीं पता, परसेप्शन है। परसेप्शन पे ही देश चलता है, इमोशन पे चलता है और बेचारे पे चलता है। बेचारा इन द सेंस कि 2014 में जब मोदी जी आए तो एक गरीब माँ के बेटे थे जिनकी माँ बर्तन साफ करती थी और चाय बेचते थे, बेचारा। हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा से ऐसी रही है। अब राहुल गांधी को 2 लोग बेचारा नहीं मानते तो उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। हाँ, जिस दिन मान लिया उस दिन उनको भी मिल जाएगी, देखते हैं। हाँ, आपका सवाल ये था कि मेरा सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती है तो जनता के मुद्दों को बहुत एग्रेसिवली उठाती है, कांग्रेस पार्टी वो नहीं करती। उसमें फर्क है। कांग्रेस पार्टी कायदे से ज्यादा विपक्ष में रही नहीं 2014 तक। अभी है ना, अभी 10 साल तो ये हो गए, 10 साल बीजेपी भी थी, ये 5 साल एक्स्ट्रा हो गए। विपक्ष की राजनीति भूल गई है पार्टी। नहीं, इनको आता ही नहीं। ये अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलते। आज भी कई सारे नेता ऐसे हैं, लंबी लिस्ट है, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आज भी केंद्र के मंत्री हैं। मतलब नाम क्या लूं, छोड़ दो, ले लीजिए। एक तो ऐसे आदमी हैं, उनको मैंने फोन नहीं, किसी और ने फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और कुछ नहीं है, वो मंत्री भी नहीं रहा, AICC के अंदर कुछ किसी पद पे है। नेक्स्ट डे उनके ऑफिस से फोन आया कि आपने फोन किया था, मैं उनके ऑफिस से बोल रहा हूं। नेक्स्ट डे 24 घंटे बाद, किस संदर्भ में आपने फोन किया था? अरे भाई, तुम 10 साल से बाहर हो,
5 साल भी तय हो चुके हैं, 15 हो जाएंगे, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है। जमीन पे आ जाओ। ऐसे कई ऐसे बड़े नेता हैं जो आज भी अपने आप को वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे वो तो मतलब ड्यूरिंग यूपीए थे। आदमी को आदमी नहीं समझते यार। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी का क्या हो रहा है। कांग्रेस पता है पार्टी का बुरा हाल क्यों है? हर आदमी अपने लिए जीता है वहां, किसी को कोई मतलब नहीं है पार्टी से। बीजेपी में क्या है, एक आदमी ऊपर बैठा हुआ है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और बाकी सबको ना उसी लाइन पे रहना है। अगर नरेंद्र मोदी अगर एक ट्वीट करते हैं कि हर घर तिरंगा, तो पूरी पार्टी, पूरा संगठन, पूरी कैबिनेट, सारे मुख्यमंत्री हर घर तिरंगा। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अडानी के ऊपर, उनका खुद का ट्वीट आता है, बाकी सोचते हैं देखते हैं कर लेंगे, 2-4 और कर देंगे बस नए नए वाले, अभी कोई नहीं करता। ये फर्क है। कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअल्स की पार्टी है, इंडिविजुअल्स की पार्टी है। वहां विचारधारा, संगठन सब अपना अपना देखते हैं, वहां किसी को पार्टी से मतलब नहीं है।